प्रणाम सर। सॉरी। हाँ, प्रणाम सर। मैं विनायक निगम आपका स्वागत करता हूँ क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे अपनी मुखड़े को दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए अब ठीक है। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक राज क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों के राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति सॉरी ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश मार्ग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों। बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। देख सकते हैं ये राज सिंह है, मतलब इनका पोर्ट्रेट है की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। या पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। ये कहीं ये भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृत पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य की आप अगर नहीं जानते कि कथक क्या होता है तो आपको बता दें कि डांस दीवाने में जो कंटेस्टेंट हैं उनका मेन कथक ही होता है। मतलब ज़्यादातर मुझे कथक शायद कर्नाटक का है, मतलब या फिर अपने भारत का ही कहीं है। यदि शूरवीरता
यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, जो नृत्य के विषय में भी से यही सच है। आइए नृत्य के रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथा का मतलब होता है एक तरह की कहानी। तो क्या कथक शब्द कोई कहानी दर्शाता है या कोई कहानी है, तो अपन देखते हैं। जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशेष नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य साथ कथक कथाकार के मूल हावभाव भी जुड़े होते थे। वैसे जो कथक होता है, कथक और भरतनाट्यम, ये कुछ ऐसे डांस होते हैं जिनमें कुछ मुद्राएं होती हैं। वो क्या होती हैं, इन्हें समझ पाने के लिए किसी कथक दाता ही हमें मदद कर सकता है, पर अभी अपन को पाठ पढ़ना आवश्यक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला रूप में उभरा। तो आप मानोगे नहीं कि ये जो लखनऊ है, ये आज मुगल के आने से पहले भी, यानी आप सतयुग द्वापर का समझ सकते हैं, उन युगों में ये एक हिंदू शहर कहलाया करता था। मतलब जैसा कि अपन जानते हैं कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसे मुगलों ने बसाया था, तो बात सही है। मुगल यहाँ के मतलब उन्होंने इसे रहने लायक बनाया था, मतलब इसलिए इसे मुगल नगरी भी कह सकते हैं। ये एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसके प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, क्योंकि ये जो कथक है ये संस्कृत में या किसी और भाषा में किया जाता है। मतलब इसमें कुछ ये कथक वगैरह होते हैं ना, इनमें संस्कृत भाषा का अधिक उपयोग होता है, जो शायद ब्रिटिश के समझ नहीं आती थी। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जा रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में से 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। शास्त्रीय नृत्य ये वो नृत्य होते हैं जो संस्कृत या उससे जुड़े हुए, मतलब शास्त्रों में जो है। किसी कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो अथवा
क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा ये शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि ये निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया गया है। तो सर आपको बता दें कि ये जो लोक नृत्य होता है, इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र या किसी राज्य में किए जाने वाला सबसे पसंदीदा नृत्य, ये लोक नृत्य कहलाता है। मुश्किल से अगर वो राज्य पूरी तरह से अपना लोक नृत्य मानता है या फिर करता है तो वो यही लोक नृत्य ही है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का उपयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा सदस्य सही नहीं होता। अन्य नृत्य जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है। पहला भरतनाट्यम। वैसे भरतनाट्यम अपने भारत में होता है, मतलब ये मैंने इसका एक और नया नाम रखा वैसे सर, भरतनाट्यम कैसा लगा सही। दूसरा है कथकली, केरल ओडिशा का उड़ीसा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर। इनमें से किसी एक नृत्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। हाँ तो सर इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म हो रहा है। हाँ तो सर आपको बता दूं कि ये जो चित्र है शास्त्रीय नृत्य, ऐसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें दोनों के दोनों मर्दे मतलब देख सकते हैं आप, ये दोनों की दोनों लड़कियां ही हैं नाचती हुई। एक दरबार का क्षेत्र है। चित्र थोड़ा ठीक तरह से नहीं है, बाकी अगर अपन आज के देखें तो चलचित्र के माध्यम से हमें पहले के ज़माने की चीज़ों का पता चलता है। हाँ तो सर काफ़ी लंबा पार्ट ही है। हाँ तो सर अगला वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, तो सर यू इन्फॉर्म in 2 days. ओके। हाँ तो ये 14 पेज तक सीमित रहेगा। देख सकते हैं कि आप 6 और 14 है तो कुल मिला के 6 से 12 होते हैं। ओके तो 6 6 12 3 14 हो सकते हैं 14, तो कुल मिला के अपन को एक साथ 6 पेज कल पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हमने 3 पेज पढ़ लिए तो कसम से ये अपना पाठ पूरा हो सकता है। तो सर इसी के साथ हमारा ये पेज ख़त्म होता है और आपको बाय बाय। और सर के साथ जो फ्रेंड्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया, और अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स भी भर सकते हैं अपने कमेंट से, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये प्लीज़ वोट दे दो यार, प्लीज़ वोट दे दो यार।